हेलो एवरीवन। हमारी जो कमीशंस हैं, कमेटीज़ हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और ये बीएड के लिए, एमएड के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कमीशंस की सीक्वेंस भी की थी एक वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखिए। फिर भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है हमारी कमीशंस, जो 7 कमीशंस हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारी इंडियन एजुकेशन कमीशन है, जिसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है, जो हमारी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में फर्स्ट इंडियन कमीशन अगर पूछी जाए तो हमारी कौन सी है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है। उसके बाद हमारी सेकंड आई थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि रिले कमीशन कहलाई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमीशन आई कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि सैडलर कमीशन कहलाई, क्योंकि इनके जो चेयरमैन हैं कमीशंस के, उन्हीं के नाम से ये फेमस होती हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट कमीशन आई हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधा कृष्णन जी की थी। अब इन दो बातों को याद रखना, अगर फर्स्ट कमीशन पूछी जाए तो हमारी कौन सी थी, इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी फर्स्ट कमीशन कौन सी है, यूईसी यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अगर सीक्वेंस में स्टार्टिंग से पूछा जाए तो ये 4th नंबर पर है, अदरवाइज़ ये हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की फर्स्ट कमीशन है। उसके बाद हमारी आई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद हमारी आई एजुकेशन कमीशन, दैट इज़ नॉन एज द कोठारी कमीशन। उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन आई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बीच बीच में सबसे पहले ये सिर्फ थी इंडियन हमारी जो कमीशंस थी। अब हम सभी देखेंगे तो जो प्री इंडिपेंडेंस है, मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है आप लोगों के लिए कि प्री इंडिपेंडेंस फर्स्ट कौन सी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सी थी। तो इस तरह से इनका एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले है लॉर्ड मैकलेस मिनट। देखो, लॉर्ड मैकले आप लोगों को नाम से ही पता चलता है कि ये कौन थे। इंडियन तो नहीं थे ऑब्वियसली, तो ये इंडिया में कभी ना कभी तो आए होंगे। तो इंडिया में आए थे 10 जून 1834 को ये इंडिया में आए। और ये क्या चाहते थे, बेसिकली एक स्टोरी की तरह याद रखना, ये चाहते थे इंग्लिश ही इंग्लिश हो चारों तरफ, और ये इंग्लिश पे एम्फिसाइज करते थे बहुत ही ज़्यादा। और इनका साथ दिया था विलियम बेंटिक ने, जो इंग्लिश को एज अ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एज अ कोर्ट लैंग्वेज बनाने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए जो परमिशन दी थी, वो विलियम बेंटिक ने दी थी, इनका साथ दिया था। लेकिन बस डिफरेंस ये था कि विलियम जो बेंटिक की पॉलिसी थी, उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ साइंस को भी इंक्लूड कर दिया था अपने और रिपोर्ट में। और लॉर्ड जो मैकले थे, इन्होंने सिर्फ इंग्लिश को एम्फेसाइज किया था। इसको हम डिटेल में देखते हैं तो हमारा जो है लॉर्ड मैकले जो है वो सजेस्ट करते थे कि जो इंग्लिश है वो चारों तरफ हो, और जो कंट्री है उसमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। और उन्होंने मतलब एजुकेशन मेनली कहाँ तक का फोकस किया था, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने हाई लेवल पे इस चीज़ का फोकस नहीं किया था। ये सिर्फ कहाँ तक की एजुकेशन को चाहते थे और एम्फेसाइज करते थे, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन पे। जो इन्होंने इनके जो सजेशन थे, जो इनका सिस्टम था, ये चाहते थे एजुकेशन का सिस्टम कैसा हो, फ्री ऑफ एज ओल्ड हो। और ये कौन थे, बाहर के थे, तो ये इंडिया में आए और इंडिया के कल्चर से क्या करते थे, नफरत करते थे एक तरह से। और ये मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, और इन्होंने बनाई भी। इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है बिल्ड करने में मॉडर्न इंडिया को। और ये बिलीव करते थे, इन्होंने एक प्रोसेस चालू किया था जो कि इनफिल्ट्रेशन कहा गया, जिसे इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं हम, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें क्या था कि इन्होंने एक बात डिसाइड की कि हम अपर क्लास के लोगों को, अपर क्लास के लोगों को हम एजुकेट करते हैं, वो कुछ क्या होगा, लोअर को एजुकेट कर देंगे। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड हम लोगों को लेंगे, और सिलेक्टेड जो अपर क्लास है सिर्फ उसको क्या करेंगे, टीच करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको इंग्लिश सिखाएंगे, और वो बाकी जो भी है अपने डेली कॉन्वर्सेशन के थ्रू या वो नीचे वालों को सिखाएंगे। तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी की थी कि हम सबको सिखाने में अपना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को, कुछ अपर लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो इन्होंने ये जो पॉलिसी है इसको फॉलो किए था, और ये दोनों ही नाम इसके आते हैं, इनफिल्ट्रेशन और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश को एक्सपैंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए फ्री में अवेलेबिलिटी कराई, बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स की, बहुत सारी बुक्स जो हैं अवेलेबल कराई बहुत ही लो कॉस्ट पर। और इंग्लिश को क्या बनाया, कोर्ट लैंग्वेज बना दिया इनके एफ़र्ट्स ने। इन्होंने इतने एफ़र्ट्स लगाए इंग्लिश के लिए कि लास्ट में जो विलियम थे उन्होंने इसका साथ दिया, और इन्हीं की बदौलत क्या हुआ, जो इंग्लिश है वो
कॉर्ट लैंग्वेज बन गई। और उस टाइम पे ऑब्वियसली अगर इनके एफर्ट्स की वजह से इंग्लिश जो है वो कॉर्ट लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है, तो पहले कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर होगी। तो पहले लैंग्वेज थी जो कि कॉर्ट लैंग्वेज थी, पर्शियन। तो पर्शियन को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और इंग्लिश को क्या बना दिया, कॉर्ट लैंग्वेज बना दिया गया था। किसकी वजह से, वो सिर्फ लॉर्ड मैकले के एफर्ट्स की वजह से। तो ये एक तरह से क्या चाहते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहते थे। और अल्टीमेटली ये ऐसा क्यों चाहते थे कि इंसान जो है वो इंडियन हो बट उसका कल्चर, उसका नेचर क्या हो, फॉरेन वाला हो, ताकि वो उनसे अपने एज अ क्लर्क, एज अ स्किल्ड पर्सन उन्हें अपनी कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करा सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचा है। नो डाउट इससे इंडिया को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इंडिया में भी जो प्राइवेटाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, उसमें इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। बट अल्टीमेटली ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। तो ये जो फिर उसके बाद जो लॉर्ड बेंटिक थे जिन्होंने एक्सेप्ट की मैक्लेमिनेट को, कब किया एक्सेप्ट, 7 मार्च 1835 में। देखो 34 में वो आए और उन्होंने एक ही साल में कितना कुछ कर दिया इंग्लिश के लिए, कि उन्होंने एक ही साल में जो बेंटिक थे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इनकी जो मिनट रिपोर्ट, इनकी रिकमेंडेशंस थी, और इंग्लिश को क्या बना दिया गया, कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये हमारा क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया आप लोगों को कि लॉर्ड मैक्लेमिनेट। इसके बाद एजुकेशन क्या थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में क्या था, ये बड़े लोगों को एजुकेशन करते थे और चाहते थे वो नीचे तक एजुकेशन को खुद पहुँचा देंगे। एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, ये इनका स्लोगन क्या था, एवरीथिंग इन इंग्लिश। उसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट आई एजुकेशन पे, जो कि 19 जुलाई 1854 में आई। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से बहुत फेमस है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश किस रिपोर्ट को कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, इसमें क्या था, हायरार्की इन एजुकेशन, जैसे प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया इस चीज़ को। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम पर इन्होंने फोकस किया, वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया कि नकारा नहीं, इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया, इंग्लिश को प्रमोट किया, बट इन्होंने इंडियन जो लैंग्वेज है उसको भी साथ में अपना लिया। उसके बाद इन्होंने जो मास एजुकेशन है उसको रिकमेंड किया। उसके बाद आती है ये अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्री वाली। उसके बाद हमारी आई इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि इंडियन थी। वो वाली हमारी क्या थी, इंडियन नहीं थी। अब ये आई हमारी इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो किसके अंडर हुई थी, लॉर्ड रिपन के अंडर। ये कमीशन किसने बनाई थी, लॉर्ड रिपन ने, और इनके चेयरमैन थे हंटर, इसीलिए इस कमीशन को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। और इन्होंने मेनली फोकस क्या किया कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं उन वो स्कूल होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। और इन्होंने मेनली 2 तरह के हाई स्कूल्स को डिफ़ाइन किया कि एक वोकेशनल एजुकेशन और एक लिटरेरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। एक तो वहाँ जहाँ पर स्किल सिखाई जाएँ लोगों को, बच्चों को, ताकि वो आगे जाकर अपनी कमा सकें और सर्वाइवल के लिए वर्क कर सकें, और एक लिटरेरी ताकि वो सीख सकें, एजुकेशन को इंकलकेट कर सकें। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस ना करे, बल्कि वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट स्कूलों में भी इवन जो एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट है बार बार इंटरप्ट ना करे। उसके बाद हमारी आई इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो 1901 में आई। देखो शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। ये लॉर्ड कर्जन एक कॉन्फ्रेंस थी जो लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी, जो कि शिमला में कंटिन्यू 15 डेज़ तक चली थी। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो देखिए। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई, जो हम अभी रिसेंटली हमने वीडियो कवर अप की है। ये कब आई थी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अगर देखा जाए तो शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जो बहुत सारी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए की गई थी शिमला में, जो कंटिन्यू 15 डेज तक चली थी और अंडर लॉर्ड कर्जन हुई थी। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में क्या आई थी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आई थी। और ये अगर हमारी कमीशंस की हिस्ट्री में देखा जाए तो ये हमारी क्या थी, इंडियन कमीशन थी, जो किसके बाद आई थी,
इंडियन एजुकेशन कमीशन के बाद जो आई थी, ठीक है, ये हमारी सेकंड कमीशन थी। अगर इंडियन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट हमारी थी इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकंड हमारी थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 1904 में, जिसका एम था कि सभी स्कूल्स को यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में चलाया जाए, यानी कि जो स्कूल्स हैं उन पर पूरा पूरा कंट्रोल किसका हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन आया, फिर रिजोल्यूशन जो हुआ वो 1913 में हुआ, जिसमें कि मेन फोकस क्या रखा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल दोनों को ही प्रमोट किया जाए, प्राइमरी फोकस किया जाए कि एजुकेशन को सभी तक पहुंचाया जा सके, इस बात पे उन्होंने फोकस किया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी सैडलर कमीशन 1917 में आई, जिसका मेन एम क्या था, इंटरमीडिएट कॉलेजेस का बाइफर्फिकेशन करना। बाइफर्केशन क्या होता है कि एक चीज़ है ये कलेक्टिव, उसको बाइफर्केशन कर देना, ठीक है। तो हायर जो एजुकेशन है उसको बाइफर्केशन कर देना। उसके बाद हटोंग कमेटी आई 1929 में, जिनका मेन एम क्या था, मोर अटेंशन टू द प्राइमरी एजुकेशन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया कि अगर बच्चे प्राइमरी में उनका बेस अच्छा होगा तो वो आगे जाकर उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। उसके बाद बहुत ही फेमस जो गांधी जी की हमारी वर्धा स्कीम आई, जो बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानी जाती है, बेसिक एजुकेशन के लिए वर्धा स्कीम आई। ये बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप, और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है कि कब आई थी, और जाकिर हुसैन जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जब ये आई। इसका मेन एम क्या था, स्किल्स इन एजुकेशन, आप सबको पता है गांधी जी चाहते थे कि स्किल्स सीखें, और जो सेकंड से लेकर 7th क्लास तक स्टैंडर्ड तक बच्चों को क्या कौन सी लैंग्वेज में सिखाया जाए, हिंदी में, और आफ्टर 8th उनको इंट्रोड्यूस कराई जाए इंग्लिश, ठीक है। और इनका मेन मॉडल क्या था, नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना और नेशन को डेवलप करना। उसके बाद हमारे सामने आई सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में, जो एलिमेंट्री एजुकेशन को पे फोकस करती है। उसके बाद हम बात करें अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट कमीशन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, राधा कृष्णन जी की थी। इन्होंने एम्फिसाइज़ किया था हायर एजुकेशन में, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है इसका नाम तो नाम से ही पता चल रहा है कि हायर एजुकेशन पे इनका फोकस था। उसके बाद जब हायर एजुकेशन पे फील हुआ कि हायर एजुकेशन से पहले भी बच्चों को डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को लाया गया, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, लक्ष्मी मानसा मुदलियार, ठीक है। मानस्वामी मुदलियार जो थे उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी पर फोकस किया और ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट बहुत सारे डेवलप कराए, और प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ओपन करने के लिए रिकमेंडेशंस दी, सेकेंडरी लेवल को बहुत हाई लेवल पर लेके गए। इनका मेन एम क्या था, सेकेंडरी लेवल को डेवलप करना। उसके बाद नेशनल कमेटी ऑन वुमेंस एजुकेशन, जो कि मई 1958 में आई, ठीक है। दुर्गा बाई जो देशमुख जी थे, इनको इसकी कमेटी जो है, इनका जो मेन एम है वो क्या था, पैरिटी बिटवीन द जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो पार्शियलिटी की जा रही है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन कमीशन, दैट इज़ नॉन एज द कोठारी कमीशन, जिसको हम डिटेल में कर भी चुके हैं, और आप सबको पता है कि कोठारी कमीशन सबसे मेन कमीशन है हमारी, क्योंकि ये क्या थी, इन्होंने जो एजुकेशन कमीशन है उसने हर लेवल पर फोकस किया, कॉमन स्कूल सिस्टम को CSS एडवोकेटेड, ठीक है। उसके बाद हमारी NPEI, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सिर्फ क्या है कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, किस कमेटी के बाद कौन सी आई, कौन सी कमीशन के बाद कौन सी कमेटी आई, उसके बाद कौन सी आई, ताकि एक आपकी अगर सीक्वेंस आपको देख लोगे, आपकी नज़रों के आगे से चली जाएंगी, सुन लेंगे ध्यान से, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही जो कमीशंस है, कमेटीज़ हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये हर एग्ज़ाम के लिए ही काम आती हैं, ठीक है। तो इनको एक बार क्लियर कर ले बहुत ध्यान से। उसके बाद हमारी आई यशपाल कमेटी 1992 में, इनका मेन एम लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इनका पेट डायलॉग था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि
इस तरह से जो है करिकुलम को तैयार किया जाए कि बच्चे बिना बर्डन के ही सीख लें। उसके बाद ईश्वर भाई पटेल कमेटी आई जुलाई में 1977 में, जिन्होंने सबसे पहले सोशली जो इस वर्ड को यूज़ किया, कॉइंड किया कि यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, और एस यू पी डब्ल्यू को सोशली वर्ड है जो एजुकेशन के साथ सबसे पहले यूज़ किया, कॉइंड किया हमारी कौन सी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने। और एस यू पी डब्ल्यू जो हम सब सुनते हैं, हम यूज़ भी करते हैं, हम ये भी बोलते हैं एस यू पी डब्ल्यू पीरियड लगेगा स्कूल में, जो कि मेनली जो है सैटरडे को लास्ट के 2 पीरियड्स को मर्ज करके, मे बी 6 7 मे बी 7 8, तो उनको मर्ज करके जो बनाया जाता है एस यू पी डब्ल्यू। इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस टू द स्कूल करिकुलम, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया स्कूल करिकुलम को 1978 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारी नेशनल नॉलेज कमीशन आई, जो कि आप सबको पता है किसकी अंडर होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। जो किसने स्टार्ट की थी सबसे पहले, मनमोहन सिंह ने स्टार्ट की थी। चेयरमैन कौन थे इनके, मिस्टर सैम पिट्रोडा, बड़े ही फेमस हैं। उसके और एक और ख़ास बात है नेशनल नॉलेज कमीशन की, कि जितने भी इसके मेंबर्स थे सैम पिट्रोडा को मिलाकर भी, ये क्या थे, इनको इस कमीशन के लिए वर्क करने के लिए कोई भी सैलरी या कोई भी मॉनेटरी टर्म में कुछ भी नहीं मिलता था। ये सिर्फ एक तरह से सोशल सर्विस में काम करते थे। बहुत सारे प्रोफेसर जिन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी थी और बहुत ही नॉलेजेबल जो बंदे थे इसमें इंक्लूड किए गए थे, और जो कि फ्री में नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस कमीशन के लिए वर्क करते थे। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन आया। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, कुछ जो कमीशंस है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी कब आई, किसके बाद आई। जस्टिस वर्मा रिपोर्ट, जो कि आपको पता है रिसेंटली 2012 में आई। 3 मेंबर थे इस कमेटी के। उसके बाद जैसे इसमें 3 मेंबर्स भी हैं, जो कौन थे, लैला सेठ थे, गोपाल, उसके बाद जो चेयरमैन, खुद इसके जो चेयरमैन थे। तो ये 3 ही मेंबर्स थे जिन्होंने इस पर वर्कआउट किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई जनवरी 23 को। और इनकी रिकमेंडेशंस मेनली क्या थी, देखो आपको पता चल रहा है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, ये क्या थी, नॉर्मली जस्टिस, न्याय से रिलेटेड थी। ठीक है, कि एजुकेशन में किसी के भी साथ, अब आप सोचेंगे एजुकेशन में जस्टिस का क्या मतलब, इसलिए कि एजुकेशन में रहकर किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, तो ये रिपोर्ट, ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि मेनली भाई रिलेटेड टू द रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स, पुलिस, इलेक्टोरल, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स थी कि किस तरह से इनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, कैसे बच्चों को इनके बारे में अवेयर किया जा सके। तो इस तरह से कि करिकुलम किस तरह का डाले कि बच्चे जो हैं जस्टिस और इनजस्टिस में डिफरेंस समझ सके, और कौन कौन सी रिकमेंडेशन है कि किस किस कौन कौन सी अगर गलती करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी। तो ये कुछ जो थी जस्टिस वर्मा कमेटी, इन्होंने रिसर्च की, और फिर उसके रिसर्च के बाद जो जो प्रॉब्लम फेस की इन्होंने, उसको देखते हुए इन्होंने रिकमेंडेशन तैयार की और अपनी रिपोर्ट को सबमिट कराया जनवरी 23 2013 में। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ ओवरव्यू था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है किसी भी कमीशन को, कमेटी को, या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन सी कमीशन डिटेल में चाहिए है। और वैसे हम कमीशंस जो हैं ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको जो भी कमीशन आपको डिटेल में पढ़नी है, बहुत टू द पॉइंट, बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में हमने इनको कवर किया है। होप आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे साथ लर्निंग को, और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। घर में रहें, बाहर ना जाएं।